Hello students, you all are welcomed in Zaira's classes. Myself Dr. Zaira. Today I am here with another topic of cell organelles. In previous lecture we discussed about double membrane organelle and we discussed about mitochondria, and in today's lecture we are going to study about chloroplast. As you all know students that there are two cell organelles. Those come under double membrane structure. So there are some organelles which are double membranous, and these are chloroplast and mitochondria, whereas other organelles are single layered or single membranous. So in this lecture we are going to discuss about chloroplast. So let us see students. So chloroplast is students a type of plastid. But before studying chloroplast, let us know about plastids. तो बच्चों यहाँ पे हम प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लोरोप्लास्ट को आपको स्टडी करना है। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का प्रकार है। तो पहले हम देखते हैं प्लास्टिड्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्रीक में प्लास्टिड का मतलब होता है मोल्ड। ठीक है, प्लास्टोस मोल्डेड। तो यहाँ पे जो भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ लैमेले जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप एक मोल्डिंग जैसे दिखता है तो उसको आप मोल्ड्स कहते हैं। सो नाउ लेट अस स्टडी। कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं इनके बारे में। सो दे आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में ये विजिबल तो है, लेकिन इनका डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। The term plastid was introduced by E. Haeckel in 1866. तो इस टर्म को प्लास्टिड को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ई हेकेल ने 1866 में, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना ओन जेनेटिक मशीनरी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स। ये जो है इसका अपना एक जेनेटिक मशीनरी है। ठीक है, और ये आप कमिंग लेक्चर्स में, कमिंग स्लाइड्स में आप ये स्टडी करेंगे कि इसको हम जेनेटिक मशीनरी क्यों कहते हैं, इसके अंदर अपनी जेनेटिक मशीनरी जो है वो क्या होती है, और ये जेनेटिक मशीनरी होने की वजह से ये बाकी ऑर्गेनेलीज से कैसे अलग है। दे टेक पार्ट इन स्टोरिंग और सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनका मेन मकसद होता है स्टोरिंग और सिंथेसाइज करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और ये मिलते हैं केवल प्लांट्स में और कुछ प्रोटिस्टेंट्स में। तो ये था एक बहुत ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लास्टिड्स। और इसमें जब आप प्लास्टिड्स के प्रकार को जानेंगे तो ये 3 प्रकार की होती हैं, और ये 3 प्रकार के प्लास्टिड्स में एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। और इन सब को जन्म देने वाला, ये इनसे जिनसे ये डेवलप होते हैं, जिनसे ये पैदा होते हैं, उनके प्रिकर्सर्स, तो प्लास्टिड्स के जो प्रिकर्सर्स होते हैं वो होते हैं प्रोप्लास्टिड्स। यानी प्रोप्लास्टिड से ही ये तीनों प्रकार के प्लास्टिड्स जो हैं वो जनरेट होते हैं या डेवलप होते हैं या राइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक स्कीमेटिक फिगर दिया हुआ है बच्चों, इसको समझिए। प्रोप्लास्टिड जो है वो बिल्कुल फादर है, और ये बिल्कुल इन्हीं से डेवलप होते हैं बाकी के तीनों तरह के प्लास्टिड्स। तो ये देखिए, प्रोप्लास्टिड से ल्यूकोप्लास्ट डेवलप होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट अपने आप से भी मतलब ये डेवलप होते हैं, ये खुद को भी डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रोप्लास्टिड से भी डेवलप होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट से भी ल्यूकोप्लास्ट डेवलप होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का डेवलपमेंट या जो ये अराइज होते हैं ये 2 सोर्स से होते हैं, एक प्रोप्लास्टिड से और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट से। ठीक है, तो ये खुद ही और प्रोप्लास्टिड से ये डेवलप होते हैं। फिर दूसरा प्रकार जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो प्रोप्लास्टिड से डेवलप होते हैं एज वेल एज ल्यूकोप्लास्टिड से डेवलप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट से, या फिर क्लोरोप्लास्ट खुद को ही डेवलप करता है, खुद से ही अराइज होता है एक नया क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? तो ये 3 सोर्सेस से होता है, क्लोरोप्लास्ट, थ्रू प्रोप्लास्टिड और थ्रू ल्यूकोप्लास्ट और थ्रू सेल्फ, यानी क्लोरोप्लास्ट से ही क्लोरोप्लास्ट सिंथेसाइज होता है, बनता है।
फिर आप यहाँ पे देखिए जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट से डेवलप नहीं हो सकता, प्रोप्लास्टिड से ये डेवलप होगा। प्रोप्लास्टिड कैन गिव राइज टू क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, ल्यूकोप्लास्ट से भी क्रोमोप्लास्ट बनता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट डेवलप नहीं हो सकता। आप देखिए यहाँ इस फिगर में ल्यूकोप्लास्ट से और प्रोप्लास्टिड से, क्लोरोप्लास्ट प्रोप्लास्टिड से और क्लोरोप्लास्ट से एज वेल एज ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्रोप्लास्टिड से, क्लोरोप्लास्ट से, ल्यूकोप्लास्ट से तो डेवलप हो सकता है, लेकिन वो खुद से या सेल्फ उनका रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 प्रकार के प्लास्टिड्स हैं जिनको हम बारी बारी पढ़ेंगे और फिर अंत में जो है आप इनके फंक्शंस भी आप साथ में फंक्शंस भी आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में अब हम शुरू करते हैं बच्चों ये प्रोप्लास्टिड्स के बारे में। प्रो यानी बिफोर, ठीक है ना, ये सबसे प्रिमिटिव पहला, जिनसे कि पहला सेल प्रिकर्सर जिसको बोलते हैं, जिससे कि आगे के 3 प्रकार डेवलप होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, राउंड होते हैं और अमीबॉइड कहते हैं इनको, राउंड बट अमीबॉइड प्लास्टिड्स होते हैं। दे आर फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक एंड न्यूली फॉर्म्ड प्लांट्स। ज़्यादातर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो नए प्लांट्स डेवलप होते हैं जो बहुत पुराने नहीं होते उनमें ये दिखते हैं। इट हैज़ अ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप दैट सराउंड्स द कलरलेस मैट्रिक्स। इस तरह का डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनका होता है और इसके अंदर पूरा प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। ठीक है, ये कलरलेस मैट्रिक्स होता है और इस मैट्रिक्स में डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और रिजर्व मटेरियल। ये मैट्रिक्स के अंदर जो होता है डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, कुछ राइबोसोम्स होते हैं और फिर कुछ रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इस तरह से ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और ये बिल्कुल मैट्रिक्स के साथ इसमें डीएनए, राइबोसोम्स और रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ से डेवलप होते हैं, राइबोसोम्स, रिजर्व फूड मटेरियल, डीएनए, दे डेवलप फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन से ही ये डेवलप होते हैं। तो ये था प्रोप्लास्टिड के बारे में। इनसे डेवलप होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट। ठीक है, ये वाइट है यानी दे आर कलरलेस, आप बोल सकते हैं। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड जो कि नॉन ग्रीन प्लांट सेल्स में दिखते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास कहीं प्रेजेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं, बेसिकली फाउंड इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। दे आर राउंडेड, ओवल और डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, रॉड शेप्ड और फिलामेंटस। तो इतने इनके बच्चों फॉर्म्स होते हैं, शेप्स होते हैं। राउंड भी हो सकते हैं, ओवल शेप में भी मिलेंगे आपको, डिस्क शेप में भी मिलेंगे ये, फिर आपको सिलेंड्रिकल शेप में भी ये मिलेंगे, फिर इसके बाद रॉड शेप में मिल जाएंगे। तो इस तरह के, या फिलामेंटस शेप, जैसे फिलामेंट्स हैं इस तरह के फिलामेंटस शेप में भी ये मिलेंगे। ठीक है, तो ये हर शेप में आपको नज़र आएंगे। इनमें लैमेले होते हैं, सम ऑफ विच आर फाउंड टू बी कनेक्टेड विद इनर मेम्ब्रेन। तो जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट आगे पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें लैमेले जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस तरह से ये पतली पतली स्ट्रक्चर्स जो डेवलप होते हैं, जो कंपार्टमेंटलाइजेशन भी कर देते हैं, लैमेले कहते हैं उनको। तो ये लैमेले इनमें प्रेजेंट होते हैं और ये कई बार इनर मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होते हैं। जो डबल मेम्ब्रेनस होता है ना, तो एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। तो ये इनर मेम्ब्रेन से भी ये कनेक्टेड होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, दे अकर इन सेल्स विच आर नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट डायरेक्टली, जिनके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती है, ये उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सीड में हो गया, फ्रूट्स में हो गए या फिर ट्यूबर्स में हो गया। तो जो फ्रूट्स, ट्यूबर्स क्या होते हैं, जो और जो नीचे होते हैं आपके ज़मीन के नीचे ट्यूबर्स हो रहे हैं, या फ्रूट्स हो रहे हैं, या फिर कुछ सीड्स होती हैं जो फ्रूट्स के अंदर इंक्लोज्ड होती हैं, तो उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है या एक्सपोजर नहीं होता सनलाइट से, तो वो क्या होते हैं, वहीं पे ये ज़्यादा मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर ग्रैना प्रेजेंट नहीं होता और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी ये लैकिंग होता है इनके अंदर, इसीलिए इनका कलर जो है कहा जाता है कि दे आर कलरलेस। इनका मेन फंक्शन जो है स्टोरेज है, दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज, सो दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। तो बच्चों प्रोप्लास्टिड से डेवलप हुआ ल्यूकोप्लास्ट
और ल्यूकोप्लास्ट जो है इसमें लैमेला प्रेजेंट होता है। याद रखने वाली बात है, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नियर न्यूक्लियस होते हैं। फिर क्या होता है, इनमें लैमेले प्रेजेंट होते हैं और ये ज़्यादातर इनमें ग्रैना और फोटोसिंथेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होते। इनका मेन काम होता है टू स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब यहाँ पे इनमें और भी चीज़ें की और भी टाइप हैं। ऑफ दी 3 ऑफ दी स्पेशलाइज्ड ल्यूकोप्लास्ट आर एज फॉलोज। तो इनमें 3 प्रकार के आप ल्यूकोप्लास्ट देखते हैं। किस तरह का चीज़ को वो स्टोर करता है उसके हिसाब से 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट डिजाइंड है, ल्यूकोप्लास्ट है। सबसे पहले है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोस का मतलब होता है स्टार्च। तो ये वो ल्यूकोप्लास्ट हैं जो स्टार्च को रिजर्व या स्टोर करके रखते हैं और ये इसको आप कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। अ ग्रैन्यूल कॉल्ड हीलियम डेवलप्स इन ल्यूकोप्लास्ट। It produces a starch grain. Starch storing leucoplast is called amyloplast और ये amyloplast जो it is larger than leucoplast. एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ग्रेन ऑफ राइस और ग्रेन ऑफ व्हीट। तो ये अमाइलोप्लास्ट जो है बेसिकली स्टार्च स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट है और ये इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है और ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है ट्यूबर ऑफ पोटैटो में, आलू ग्रेन, राइस ग्रेन में या व्हीट ग्रेन में ये प्रेजेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दे अमाइलोप्लास्ट आर दोज ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर स्टार्च। ओके, नेक्स्ट टाइप इज इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या है? इलायोन मीन्स ऑयल। ये वो ल्यूकोप्लास्ट हैं जिनमें स्टोरेज जो है किसका होता है? ऑयल का होता है और ये होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स विच इलेबोरेट एंड स्टोर ऑयल। ये ऑयल को स्टोर करके रखते हैं और फैट्स को। एग्जाम्पल हो गया रोज, ट्यूब रोज, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इनके अंदर, इनके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलायोप्लास्ट। तीसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट यानी एल्यूरोन यानी फ्लोर को ये यानी प्रोटीन को ये स्टोर करके रखते हैं। तो दे आर प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड्स। तो ये 3 प्रकार के प्लास्टिड्स हो गए बच्चों। पहला हो गया अमाइलो, दूसरा हो गया इलायो और तीसरा हो गया एल्यूरो। तो अमाइलो मीन्स स्टार्च, इलायो मीन्स ऑयल एंड एल्यूरोप्लास्ट मीन्स जो प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। तो ये 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट आपने पढ़ा। फिर हम आते हैं, देखो सेकेंड टाइप जो है वो क्लोरोप्लास्ट है जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमो का मतलब क्रोमा मीन्स कलर। तो ये होते हैं कलर्ड, इनके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक कलर्ड प्लास्टिड्स इनको कहते हैं बेसिकली। तो ये फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये बाकी कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, इसीलिए इनको हम कलर्ड प्लास्टिड्स भी कहते हैं। और ये सिंथेसाइज करते हैं, स्टोर करते हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स को, ठीक है ना। तो जो ऑरेंज कलर, येलो कलर या ब्राउन कलर आप देखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो ये सिर्फ ग्रीन कलर को सिंथेसाइज नहीं करते, ग्रीन कलर को नहीं लेके चलते, बाकी सारे कलर्स को लेके चलते हैं। तो ये कौन से कलर में अपीयर होते हैं? दे अपीयर ऑरेंज, रेड एंड येलो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल दे आर एब्सेंट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये प्रोप्लास्टिड से डेवलप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट से और क्लोरोप्लास्ट से, जो अभी आपने स्कीमेटिक डायग्राम में देखा। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप इसमें देख लीजिए। एग्जाम्पल है राइपनिंग ऑफ फ्रूट बच्चों। ऐसी सोचिए कि जो टमाटर होता है या टोमेटो को आप देख लीजिए या ग्रीन चिलीज को देख लीजिए, ये शुरू में इनका कलर जो होता है बिल्कुल वाइट टाइप में या हल्का ग्रीनिश कलर होता है, ठीक है। तो उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके बाकी के प्लास्टिड्स, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं, तभी वो ग्रीन कलर का हल्का सा दिखता है, ठीक है ना। उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट जो है ट्रांसफॉर्म होने लगता है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और उसकी वजह से जो फ्रूट होता है वो पक जाता है या उसका कलर चेंज होता है। टोमेटो और चिली में आपने देखा होगा। और ये क्यों होता है ट्रांसफॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट का? क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे क्लोरोफिल जो है, जो पिगमेंट है, वो यहाँ से ख़त्म होने लगता है, इट इज़ लॉस्ट।
तो उसी तरह से कैरेट भी जो है, गाजर जिसको कहते हैं, वो भी इट डेवलप्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर। जो उसमें गाजर में जो कलर होता है वहाँ भी कन्वर्जन होता है। किसका कन्वर्जन होता है? ल्यूकोप्लास्ट का कन्वर्जन होता है इनटू क्रोमोप्लास्ट। कलरलेस से वो बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और यहाँ जहाँ टोमेटो और चिली, यहाँ पे किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म होता है इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर से जो फ्रूट है वो राइपन होके येलो या ऑरेंज कलर में तब्दील हो जाता है। वहाँ पे क्लोरोफिल लॉस हो जाता है उसका फ्रूट में से, और इसीलिए वहाँ पे दूसरा कलर आता है। तो और दूसरी चीज़ ये कि क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड है उसके अंदर ढेर सारे लिपिड ग्लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट में, और प्लस इसमें लिपिड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स। तीसरी चीज जो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरो मीन्स आपके हो गया ग्रीन, कलर ग्रीन से आता है क्लोरो, तो क्लोरोप्लास्ट है। इनको आप ऑटोप्लास्ट भी कहते हैं। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड है जो आर विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और या तो फिर ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे सनलाइट हो गया, देन वाटर हो गया, इन सारी चीज़ों को लेके, इनऑर्गेनिक स्टफ्स को लेके, इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेके ये सोलर रेडिएशन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक फूड बनाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं। सेल्स जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले फर्स्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय एन ग्रू 1682 एंड देन बाय लीवेनहॉक। लेकिन इसको जो डिटेल में स्टडी किया था उसको ड्यूट्रोशेट ने किया था 1837 में। सैक्स 1862 से 65 के बीच में इसको स्टडी किया, एंड मेयर ने स्टडी किया। तो ये यहाँ पे इतने वर्कर्स ने क्लोरोप्लास्ट को टिल डेट, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और भी इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो ये इसको डिटेल स्टडी जो किया था वो इन 3 वर्कर्स ने किया था, साइंटिस्ट ने किया था। The term chromatophore is used for photosynthetic plastids of algae other than green। तो जो algae green के अलावा दूसरे कलर की होती हैं तो उनके टर्म को कहते हैं, उनके जो फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड जो टर्म यूज होता है उसको आप क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। जैसे रोडोप्लास्ट जो है वो रेड एल्गी को कहा जाता है, रोडोप्लास्ट रेड कलरेशन से होता है। फियोप्लास्ट, तो फियोप्लास्ट यानी ब्राउन एल्गी को कहते हैं। तो उसी तरह से ये कलर्ड वेरिएशन यहाँ पे है। तो इसमें जो फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स होते हैं उनको आप क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। अलग अलग कलर्स को वो डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक बिल्कुल बैग जैसा, वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर है, छोटा सा इस तरह से वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर है। छोटा नहीं है, सॉरी, वेसिकल जैसे होते हैं, छोटे बैग्स होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरह का लार्जेस्ट ऑर्गेनेली जो प्लांट सेल में है वो आपके क्लोरोप्लास्ट है, और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरह का वेसिकल है, बाउंड बाय एन एनवलप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स एंड फिल्ड विथ फ्लूइड मैट्रिक्स लाइक माइटोकॉन्ड्रियम। तो ये बिल्कुल डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं और प्लस ये इसके अंदर होती है मैट्रिक्स, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, और ये एक बिल्कुल बैग जैसा, थैले जैसा ये स्ट्रक्चर होता है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेन्स कितने हैं? 2 हैं, 2 मेम्ब्रेन्स हैं, और वो किससे सेपरेटेड हैं? इनके बीच में एक जगह होती है, वो जगह फ्लूइड फिल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से भरी होती है। ठीक है ना, ये स्पेस देखिए जो खाली स्पेस है 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में, वो होती है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और हर मेम्ब्रेन जो है वो 75 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक है, हर एक मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन्स 75 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक है। आउटर मेम्ब्रेन जो है बच्चों वो स्मूथ होता है, फ्रीली परमिएबल होता है टू स्मॉल मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स का जो एक फंक्शन है वो आपस में मेल नहीं खाता है, वो दोनों अपने अपने तरीके से अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है और उसमें कोई भी फोल्डिंग्स नहीं है।
प्लस ये फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल का मतलब कि ये बहुत इजीली अलाउ कर देता है मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को, ठीक है। वहीं पे जब आप इनर मेम्ब्रेन में आते हैं तो इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये ध्यान दीजिएगा। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। और इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स जो हैं, स्पेशली उसके अंदर कैरियर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो रिच इन प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन्स जो हैं इन मेम्ब्रेन्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और ये मेम्ब्रेन जो है इसमें फोल्ड्स होते हैं और ये फोल्ड्स आगे जाके बनाते हैं लैमेलर स्ट्रक्चर, जो कि थाइलाकॉइड को डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन से होते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते। तो परमिएबिलिटी में भी डिफरेंस है, इनके मेम्ब्रेन में प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी डिफरेंस है, और प्लस यहाँ पे स्ट्रक्चर का भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैट्रिक्स जो है, वो मैट्रिक्स को जब आप देखते हैं तो वो जिस तरह से साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो फ्लूइड फील्ड है, जो मैट्रिक्स है, वो कलरलेस है, ग्रैन्युलर है, कोलॉइडल है, और उसको आप कहते हैं, उस सब्सटेंस को आप कहते हैं यहाँ पे स्ट्रोमा। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लिपिड और स्मॉल राइबोसोम, 70S राइबोसोम्स मिलेगा। ये बात मैं बच्चों यहाँ क्लियर कर दूँ आपको कि जो 70S राइबोसोम्स होते हैं, S यानी कि ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, और राइबोसोम्स के दो पार्ट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। तो जो 70S होता है उसमें स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो 30S का होता है, और जो लार्ज होता है वो 50S का होता है। ये कंफ्यूज मत करिएगा बच्चों, 30 और 50 80 होता है, ये एडिशन नहीं होता है, बल्कि ये जो है इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। और 70S जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S के होते हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं। और ये भी माना जाता है कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों कोई प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल रहे होंगे, जो बड़े सेल्स के अंदर सिम्बायोटिकली खुद को इन्होंने एसोसिएट कर लिया है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन है, लिपिड है, राइबोसोम है 70S, और यहाँ पे एक सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए है, आरएनए है, आरएनए में भी आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एंजाइम्स, लिपिड्स, और फिर कुछ प्लास्टोग्लोब्यूलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ड्रॉप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और कुछ मेटल आयंस भी होते हैं लाइक आयरन, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। ये जो होते हैं यहाँ पे, इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट जो होते हैं, इनमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये बेटा पूरी डिफरेंसेस हैं, जो पूरे आप नॉर्मल जो सेल यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे और एक क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो कुछ अंतर आपको नजर आता है। अब हम तीसरा जो कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट का वो है लैमेले, जिसको आप ग्रुप्ड थाइलाकॉइड्स भी कहते हैं। लैमेले जो है वो सेपरेट करता है, जो अंदर का मेम्ब्रेन है वो सेपरेट कर लैमेले वहाँ से सेपरेट होता है और एक ओवल शेप बैग का शेप ले लेता है, इस तरह से ओवल शेप। तो इसको आप कहते हैं थाइलाकॉइड्स। और ये थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक, जैसे देखिए एक के ऊपर एक, अभी मैं फिगर दिखाऊंगी, एक के ऊपर एक ये स्टैक्ड होते हैं पाइल्स में, और ये पूरे थाइलाकॉइड जो एक स्टैक में एडजस्ट होते हैं उनको आप कहते हैं ग्रैनम, सिंगुलर ग्रैनम। ऐसे ढेर सारे ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं तो प्लूरल आप उसको कहेंगे ग्रैना, ठीक है। अब थाइलाकॉइड जो है अपने अंदर एक स्पेस लेके चलता है जिसको इंट्राथाइलाकॉइड स्पेस कहते हैं, और ये एक दूसरे से थाइलाकॉइड इंटरकनेक्टेड होते हैं विद एडजेसेंट ग्रैना बाय ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स कॉल्ड फ्रेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं बच्चों, ये स्ट्रक्चर है आपका ग्रैना। ये देखो यहाँ पे ये ग्रैना जो है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब पहले आप पूरे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझिए। ये है आउटर सेल वॉल, ठीक है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली चीज़ जो आप देख रहे हैं ये बाहर का स्ट्रक्चर है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, और इनके बीच में आप देखिए इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया।
अंदर में आप देखेंगे जो फ्लूइड है वो पूरी फ्लूइड जो है वो क्या है, वो स्ट्रोमा है। और ये देखिए ये इनर मेम्ब्रेन से ये बैग जैसे स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड हैं, इनको आप कहते हैं ग्रैनम, सिंगुलर ग्रैनम। और ये ढेर सारे 1 2 3 4 5 ये मिला के आप इनको ग्रैना कहते हैं। आपस में ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए ये लैमेला जो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनका ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन आप इसको फ्रेट्स लैमेला भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ये यहाँ पे देखिए डीएनए प्रेजेंट है और ये ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर है जिसको आप प्लास्टोग्लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब ये जो ग्रैनम है, एक सिंगल ग्रैनम जो है, इसमें 20 to 50 थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और पूरे क्लोरोप्लास्ट को जब आप लेके चलेंगे, इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में जब आप ग्रैना देखेंगे तो आपको 40 to 100 ग्रैना एक क्लोरोप्लास्ट में उसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थाइलाकॉइड्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लेके चलते हैं, जो कि क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटिनॉइड्स हैं एंड प्लास्टोक्विनोन्स हैं। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है प्लास्टिड जो है वो सक्षम होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। एक कॉन्सेप्ट आपको जानना है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो एक दूसरे से, मतलब आप अलग दूसरे ऑर्गेनेलिस से इंडिपेंडेंट है ये। इनको आप सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स एंड राइबोसोम्स। आपने देखा होगा बच्चों, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं उनमें आपको आरएनए, डीएनए या कुछ राइबोसोम्स अलग से उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में या तो फिर क्लोरोप्लास्ट में। और ये सक्षम होते हैं इन ऑर्गेनेलीज को इंडिपेंडेंट बनाते हैं और ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद को डबल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। आपको ये दोनों ऑर्गेनेलिस में नजर आएगा। और ये कैपेबल हैं सेल्फ डुप्लीकेशन के लिए। क्यों कैपेबल है? क्योंकि इनके पास अपना आरएनए है, इनके पास डीएनए है, इनके पास राइबोसोम्स हैं। और ये माना जाता है कि ये कोई प्रिमिटिव या कोई प्रोकैरियोटिक सेल रहे होंगे जो एडजस्ट हो गए किसी बड़े सेल के अंदर, वहाँ पे इन्होंने सिम्बायोटिकली एसोसिएट कर लिया और इसीलिए ये वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो एक प्रोकैरियोटिक सेल शो करता है। ओके, so this was all about chloroplast. I hope so you have understood the entire concept. So thank you students. In next lecture we will discuss about endomembrane structures, and in that we will discuss about endoplasmic reticulum. So students, just like, share and subscribe Zahra's classes. Also like, share and subscribe Zahra's classes Hindi, and don't forget to press the bell icon to receive the notification as soon as it gets uploaded. Thank you.